हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो मित्रों, हमने जो संस्कृत विषय के संबंधित आपको जो पहले टॉपिक कराए थे, जिसमें वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, NCERT सिलेबस के आधार पर हम कक्षा 6 से 12 तक की सभी टॉपिकों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर हमारा फोकस है कक्षा 10 और कक्षा 12। तो हम कक्षा 10 के और 12 के अनुसार टॉपिक करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जो है संधि। क्या है? आज का टॉपिक है हमारा संधि प्रकरण। ठीक है, तो संधि पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, इसलिए हम पढ़ चुके हैं पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने जो पढ़ाए थे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन वर्णों का हमें यहाँ पर बहुत आवश्यकता होगी उनकी। इसीलिए हम पढ़ते हैं संधि में। सबसे पहले अगर बात करें कि संधि कहते किसे हैं, संधि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। संधि की परिभाषा, तो परिभाषा होती है मित्रों वर्ण संधानम, वर्ण संधानम इति संधि, वर्ण संधानम इति संधि। अर्थात वर्णों का मेल। संधानम का अर्थ होता है जोड़ना या वर्णों को मिलाना, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसकी व्युत्पत्ति पूछी जाती है, व्युत्पत्ति किसकी? संधि शब्द की। संधि शब्द कैसे बना, संधि शब्द कैसे बना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक का मतलब होता है पहले, है ना। प्लस धातु कौन सी है इसमें? डोधांग्य, डोधांग्य अर्थात इसका धा शेष रहता है, तो हम बोलते हैं धा धातु। क्या है? धा धातु है। तथा की प्रत्यय, की प्रत्यय के योग से संधि शब्द निर्मित होता है। ठीक है मित्रों, तो संधि की परिभाषा हमें पता चला कि संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधानम इति संधि, या फिर अपन हिंदी में कह देते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में केवल इतनी सी परिभाषा है इसकी, वर्ण संधानम इति संधि, अर्थात वर्णों का जोड़ या मेल या मिलाप क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। सम उपसर्ग है और डुधांग्य धातु याद नहीं रहे तो केवल आप धा धातु लिख सकते हैं, धा धातु है। और प्रत्यय कौन सा है इसमें? की प्रत्यय है। ज़्यादातर छात्र गलती करते हैं प्रत्यय में कि संधि में ई प्रत्यय होगा या धी प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय। अब बात आती है इसके भेद क्या हैं, संधि के भेद कितने हैं, कितने प्रकार हैं इसके, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। संधि के भेद या प्रकार। ठीक है, तो संधि त्रिधा संधि, यानी संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की।
अपन हिंदी में लिख सकते हैं तीन प्रकार। ठीक है, आप जानते हैं पहला है इसका कौन सी, स्वर संधि, स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है अच संधि। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम है हल संधि। कौन सा, हल संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, तो ये 3 प्रकार की संधि हैं। अब हम बात करें क्लास के हिसाब से, बोर्ड की क्लास में अर्थात 9th क्लास में हमको स्वर संधि पढ़नी होगी पूरी, 10th क्लास में हमें पूरी व्यंजन संधि पढ़नी है और विसर्ग संधि पढ़नी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो संधि है हमारी कौन सी, स्वर संधि। नंबर 1 है हमारी स्वर संधि, या जिसको कहते हैं अपन अच संधि। इसमें हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अच वर्णों के परस्पर मेल को स्वर या अच संधि कहते हैं। हालांकि अगर बात की जाए बोर्ड परीक्षाओं में तो परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, केवल और केवल पूछी जाती हैं संधि के उदाहरण और संधि का नाम। उदाहरण देकर के संधि का नाम पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम स्वर संधि में। अब इसके अगर भेदों की बात करें, स्वर संधि के जो भेद हैं, तो जैसे सबसे पहले आती है यण संधि। कौन सी, यण संधि। अब यण संधि में हम बात करते हैं कि यण संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है इको यणची। क्या ध्यान रखना है, इको यणची, अर्थात ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का, जो हमने माहेश्वर सूत्र लिखाए थे उनके आधार पर आपको बताया था कि प्रत्याहार किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं या प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। अब उन प्रत्याहारों की हमें आवश्यकता होगी। जब तक हम प्रत्याहार का ज्ञान नहीं कर पाते हैं तब तक हमें संधि याद करने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए हमको यहाँ पर अब जैसे बात करते हैं इको यणची संधि, इको यणची जो सूत्र है यण संधि का, इसमें हम अगर परिभाषा लिखाना चाहें तो लिखाते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में एक प्रत्याहार के वर्ण हों। एक प्रत्याहार के वर्ण का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया एक का मतलब होता है ई, उ, री और लरी। ठीक है, एक प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ये ह्रस्व या दीर्घ कोई से भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। ई छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उ छोटा या बड़ा, री छोटी या बड़ी और लरी हमेशा छोटी ही होती है। एक प्रत्याहार इसी में से आ गया एक। अब आता है यण। क्या है, यण। यण का मतलब होता है य, व, र और ल। तो हम कह सकते हैं एक प्रत्याहार हो गया, यण प्रत्याहार हो गया, और इसके बाद में इसमें से बचता है आपका अच। तो इसको ध्यान रखना, हाँ यहाँ पर आएगा अच। अच का मतलब होता है स्वर। क्या होता है, स्वर। यानी कि हमको ध्यान रखना है कि ई, उ, री, लरी के बाद में अगर किसी भी प्रकार का स्वर आ जाए, लेकिन ये एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ होना चाहिए असमान। कैसा स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। अर्थात अगर प्रथम पद के अंत में ई है तो द्वितीय पद के प्रारंभ में ई नहीं होना चाहिए, उ है तो उ नहीं होना चाहिए, री है तो री नहीं होना चाहिए। इतना विशेष तौर पर हमें ध्यान रखने की बात है। अब बात आती है कि ई, उ, री, लरी के बाद में अगर अच वर्ण हैं तो हमें
ई के स्थान पर य करना है, उ के स्थान पर व करना है, री के स्थान पर र करना है और री के स्थान पर ल करना है। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब हम स्वर के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करके कोई दूसरा वर्ण लेकर के आते हैं तो वो हमेशा कैसा आएगा, आधा, यानी हलंत आएगा। ठीक है, तो ये हलंत आएंगे। ये हलंत इसलिए आएंगे क्योंकि इनके बाद में जो अच वर्ण हैं वो अच वर्ण इन वर्णों को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अपन उदाहरण लिखते हैं इसके लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लिखते हैं कि इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब देखो प्रथम पद के अंत में क्या है, प्रथम पद के अंत में स्वर है हमारा ई, क्या है ई, ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, य। क्यों कर दिया, क्योंकि ई के बाद में अ है। ठीक है, अब ये य हलंत आएगा। तो अब जब हमने इस ई पर से त पे से ई को ले लिया तो त कैसा रह जाएगा, हलंत रह जाएगा। तो ई त ऐसे रह जाएगा ये, है ना। अब इस पे जो त पे ई था उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, य, तो ये लिख दिया य। ठीक है, अब बाद में क्या था हमारा, आदि। ठीक है, अभी अपन इसको मिलाते हैं तो ये ई के बाद में जो त है वो कैसा है, आधा है। आधे का मतलब ऐसे लगा सकते हैं अपन, ये हलंत है। ठीक है, अब आधा त और आधा य, ये दोनों मिल, आधा प्लस आधा बराबर पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसी कब तक, जब तक कि इधर से कोई स्वर आ करके इसमें नहीं मिलेगा। तो ये य अब भी हलंत है। अब इस आ को अपन इसमें मिलाएंगे तो हलंत हटा देंगे और आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा इत्यादि। क्या बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, अब ऊपर से मिटा करके और देखते हैं इसके उदाहरण कुछ, जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब इसको अपन एक शब्द बनाएंगे, अंत में क्या है, ई है, ई के स्थान पर क्या है, या करेंगे तो प्र त हलंत रह जाएगा। ई के स्थान पर यह कर दिया, ये भी हलंत आया। इधर में क्या है, एकम। ठीक है, अब हम इनको मिलाएंगे तो ये त का मतलब आधा, यह में लगेगा। ठीक है, ये भी हलंत है अभी। अब इस ए की मात्रा लगा देंगे, हलंत हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। ठीक है, इसी प्रकार से सुधी प्लस उपास्य, क्या है, सुधी प्लस उपास्य। इसका अपना एक शब्द बनाएंगे। अब ई यहाँ पर छोटी ई थी, यहाँ पर क्या है, बड़ी है, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, तो हमको बताना है ई के स्थान पर करना वही है, क्या, य। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ई के स्थान पर य, तो ध आधा रह जाएगा। ध पे से ई को ले लिए, ई के स्थान पर य कर दिया। ठीक है, ये भी आधा है। अब इस ऊ से ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शुद्ध्योपास्य। क्या बन जाएगा, शुद्ध्योपास्य। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि, क्या है, मधु प्लस अरि। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं, ऊ के स्थान पर क्या करना है, ऊ के स्थान पर क्या बताया था, व, तो क्या हो जाएगा, म। और ध पे से ऊ को लेंगे तो ध कैसा रह जाएगा, आधा, है ना। ऊ के स्थान पर क्या कर दिया, व, क्या कर दिया, व। अब व किया तो वह हलंत रहेगा, इस अ से पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, मध्वरी। क्या बन जाएगा, मध्वरी। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जैसे री के स्थान पर जैसे लेते हैं अपना पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। क्या बनेगा, प्रथम पद के अंत में क्या है, री, तो री के स्थान पर क्या करेंगे, र, तो पी, त पे से री ले लिया तो त हलंत, री के स्थान पर कर दिया हमने र, और इधर क्या है, आज्ञा। ठीक है, अब हम इनको मिलाना है प्रत्येक को तो क्या बन जाएगा, पी। अब देखो त प्लस र बराबर क्या बनता है, त्र, ऐसे पित्र। त आधा र आधा तो ये त्र भी
हलंत, इस आ से पूरा हो जाएगा, हलंत हटा देंगे, पित्राज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे लिए आता है जैसे लिरि प्लस आकृति, लिरि प्लस आकृति। ठीक है, अब इसके स्थान पर हमको क्या करना है, लिरि के स्थान पर क्या बताया था, ल, क्या बताया था, ल हलंत, लेकिन हलंत है तो आ से पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ला, और ये कृति ज्यों की त्यों, लाकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यड़ संधि का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर आपके लिए इस प्रकार से अगर आ जाएगा, यानी विच्छेद दे करके एक शब्द पूछता है तो हमारे लिए आसानी रहती है, लेकिन एक शब्द दे करके और आपसे विच्छेद करवाए, जैसे हमारे लिए दे दिया धात्रंश, क्या है, धात्रंश। ठीक है, इसका हमें विच्छेद करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये त्र जो है वो कौन कौन से अक्षरों के स्थान पर बनता है, तो त प्लस र दोनों के स्थान पर। अब र काय के स्थान पर करते हैं अपन, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने र काय के स्थान पर किया, री के स्थान पे, तो इसमें से जो त है उसके उस पर अपन को क्या लगाना है, ये त है, इस पर हमको री लगानी है, क्या लगाना है, री। अब इसमें से क्या बच रहा है, अ ऊपर बिंदी तो, और स तो क्या हो जाता है, अंश, धात्री प्लस अंश बराबर क्या हो जाएगा, धात्रंश। तो इस प्रकार से कौन सी संधि हुई हमारी, ये यण संधि, यानी कि इको यणची सूत्र आपको ध्यान रखना है। एक प्रत्याहार के बाद में अगर असमान रूप से कोई भी स्वर हो या अच प्रत्याहार यानी अच वर्ण हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री को र और लिरि को ल करते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि, ठीक है, गुण संधि में यानी ये दूसरे नंबर की है, अच संधि का ही भेद है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का सूत्र है कौन सा, आद गुणा, क्या है, आद गुणा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अ अथवा आ, तो अ अथवा आ, ठीक है, इसके बाद में यानी कि हमको ध्यान रखना है प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ, ह्रस्व अ या दीर्घ आ, इसके बाद में अगर ए या ई, ठीक है, अथवा उ या उ, अथवा री अथवा री, ठीक है, ए ओ री, या फिर इसके अलावा आ जाए लिरी। ध्यान रखना प्रथम पद के अंत में तो होगा अ अथवा आ, केवल अ या आ। द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर ई इनमें से कोई भी आए, यानी एक वर्ण इधर से और एक इधर से, तो इन दोनों के स्थान पर बनता है क्या, ए, क्या बनेगा, ए। ठीक है, अगर एक अ या आ के बाद में इनमें से उ या उ आ जाए तो बनेगा ओ। ठीक है, इधर से एक आ जाए और री में से आ जाए तो बनेगा अर। ठीक है, और इसके साथ में अगर ये आ जाए तो बनेगा अल, क्या बनेगा, अल। बस ये होती है आपकी गुण संधि। ये चीज़ अगर अपने दिमाग में है कि प्रथम पद के अंत में अ या आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई उ री लिरी, अर्थात ई अगर आती है ह्रस्व या दीर्घ तो अ और ई के स्थान पर ए, उ में से अगर कोई से उ में से आता है और इधर से कोई सा भी आता है अ या आ में से तो ओ, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होता है जिसे कहते हैं अपन एक आदेश। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक वर्ण इधर से लेना है और एक इधर से लेना है, दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बनाना है। जैसे हमारे लिए उदाहरण के तौर पर अपन पढ़ते हैं तो जैसे यथा हमारा शब्द आता है रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस,
ठीक है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि प्रथम पद के अंत में क्या है, आ, क्या है, आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, ई। अब देखो इनमें से हमारे लिए प्रथम पद के अंत में इनमें से आ गया एक और एक ये आ गया, दोनों के स्थान पर बनाना क्या है हमें, ए, तो हमारा बन जाएगा ए, है ना। अब एक ही इन दोनों के स्थान पर, जैसे हमने रमा में से आ के और ई के स्थान पर ए किया है, तो इस र म ऐसे हो गया, म अलंत रह गया, इन दोनों के स्थान पर हमने जो बनाया वो यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये यहाँ आ जाएगा, तो बराबर क्या बन जाएगा, रमेशः, क्या बन जाएगा, रमेशः। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा शब्द आता है जैसे सूर्य प्लस उदय, क्या है, सूर्य प्लस उदय। अब देखो इसमें क्या है, अ, क्या है, अ, और इधर में क्या है, उ, बराबर क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, ओ, और उ बराबर क्या बनेगा, ओ। ठीक है। इसीलिए अब हमको बनाना है सूर्य, है ना। अब इसमें से यह अ और ये ओ दोनों को ले लिया तो ये हलंत हो गया ना, इसमें अ लिया तो इसमें से, अब इसके ऊपर हमें ओ की मात्रा लगा देनी है, किसकी, ओ की, ऐसे सूर्यो हलंत हटा करके सूर्योदय, क्या बन जाएगा, सूर्योदय। ठीक है। अब इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, इसमें से अ ले लिया हमने, है ना, और ये री बराबर क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, और अब हमको क्या करना है, देव, है ना, व हलंत है, इस अ से पूरा हो जाएगा, और ये हलंत र है वो जो स के ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा जाता है जल तुम्बिका न्याय ना रेफस्य उद्गमनम, यही जिस प्रकार से जल के अंदर तुमी को, अपन खाली तुमी को डुबोते हैं तो वो एकदम हाथ हटाते ही कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाती है। इसी प्रकार से पाणिनि ने परिभाषा बनाई है इसमें कि र में अगर कोई भी स्वर नहीं है तो वो र अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा देवर्षि, क्या बन जाएगा, देवर्षि, इस प्रकार से। ठीक है मित्रों। इसी प्रकार और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे महोदय, महा प्लस उदय हो गया ना, महा प्लस उदय क्या बनेगा, आ प्लस उ बराबर ओ, तो महोदय, क्या बनेगा, महोदय। ठीक है। इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है, गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम क्या बनता है, गंगोदकम, क्या बनेगा, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगा, उदकम का अर्थ होता है जल, उदकम का अर्थ क्या होता है, जल। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये हो जाती है कौन सी, गुण संधि, कौन सी, गुण संधि। अब हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब एक पद हमारे लिए दे दिया, माना कि चलो जैसे हमारे लिए ये रमेश शब्द दे दिया, है ना, तो अब इसका विच्छेद क्या करना है हमें, तो इसके लिए हमें दो शब्द जब अलग अलग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वे शब्द सदा सार्थक होने चाहिए, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, विशेष्य के रूप में, किसी भी रूप में सार्थक होने चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है विच्छेद करते समय, जैसे सूर्योदय का शब्द है हमारे लिए, तो इसका विच्छेद किस प्रकार से करना है, हमको पहले ज़्यादातर द्वितीय पद निकाल के लेना है उदय, यहाँ से दूसरा पद निकलता है उदय, और एक पद इधर से अपने आप ही निकल जाएगा, पहला कौन सा, सूर्य। ठीक है। तो इस प्रकार से अगला भेद है इसका स्वर संधि का ही, वो है वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। तो इसके बाद में आती है नंबर 3, कौन सी, वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है वृद्धि रेचि। क्या है? वृद्धि रेचि। अर्थात हमको ध्यान रखना है उसी प्रकार से अ अथवा आ, यानी प्रथम पद के अंत में तो क्या आएगा? अ अथवा आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आएगा एच प्रत्यारित एच प्रत्यार एच एच, है ना। तो वृद्धि वहाँ होती है जहाँ अ या आ के बाद में एच प्रत्याहार आता है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, हमने ये प्रत्याहार बताए थे आपको। तो एच प्रत्याहार में अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अ या आ के बाद में ए अथवा ऐ। ठीक है, ओ अथवा औ, ए ऐ ओ औ, या फिर री और आ जाए मान के चलो इसको छोड़ते हैं। ए ऐ ओ औ, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब इनमें से कोई सा भी वर्ण और इधर से कोई सा भी वर्ण तो क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, और इनमें से कोई भी आ जाए तो बनेगा औ। ज़्यादा कठिनाई वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसके और भी उपभेद हैं वृद्धि संधि के। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन वृद्धि संधि के, तो अपन लेते हैं सदा प्लस एव, है ना। आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? ऐ। जब हम इस ऐ को अलग से लिखते हैं तो इसमें एक ही मात्रा लगाते हैं, जबकि किसी व्यंजन पर लगाते हैं तो बड़ी ए की दो मात्रा लगाई जाती हैं। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ण के ऊपर अपन व के ऊपर लगाएं तो दो मात्रा लगेंगी, यानी किसी भी व्यंजन पर बड़ी ए की हमेशा दो मात्राएं लगती हैं, और अलग से जब इनको लिखा जाता है तो छोटी ए पर कुछ नहीं लगाती हैं और बड़ी ए पर एक मात्रा होती है। तो इसमें से आ ले लिया हमने और इधर से ए, दोनों के स्थान पर बना दिया ऐ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? द पे से आ को ले लिया तो ये द हलंत रह जाएगा, है ना। स द, इस प्रकार से अब द हलंत रह गया तो इस आ और इधर से ए लेकर के दोनों के स्थान पर ऐ बनाया है, तो इस ऐ को इस पे लगा देंगे। क्या बन जाएगा? सदैव। क्या बन जाएगा? सदैव। ठीक है, इसी प्रकार से अपन कोई सा भी उदाहरण लेते हैं। वन प्लस औषधि। क्या है? वन प्लस औषधि। अब ये तो औ पहले से ही है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर अलग अलग लेकर के चलना है। अ प्लस औ क्या नियम होता है? दोनों के स्थान पर बनेगा औ। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि। ठीक है, इसलिए और भी कई उदाहरण अपन ए ऐ से संबंध लिख सकते हैं। जैसे मत प्लस एक्यम। मत प्लस एक्यम, इसमें क्या है? अ और इधर क्या है? ए, दोनों के स्थान पर बनेगा ऐ। ठीक है, तो त हलंत रह जाएगा। म त हलंत, अब इस ऐ की मात्रा लगा देंगे, हलंत हटा देंगे, क्या बन जाएगा? मतैक्यम। क्या बन जाएगा? मतैक्यम, यानी एक मत। ठीक है, एक्यम का अर्थ होता है एकता, यानी मतों की एकता। इसी प्रकार से कोई भी शब्द है, मम प्लस औदार्यम। मम प्लस औदार्यम, तो क्या बन जाएगा? ममौदार्यम। क्या बन जाएगा? ममौदार्यम। एक उदाहरण आता है, ध्यान रखना, कृष्ण कंठ्यम। कृष्णौत्कंठ्यम। क्या है? कृष्णौत्कंठ्यम। तो इसका विच्छेद होगा कृष्ण, देख रहा हो, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। क्या होगा? कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। ये उदाहरण कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम अर्थात कृष्णौत्कंठ्यम कौन सी संधि का है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसलिए